हेलो गाइस। इस पार्ट के स्टार्ट में दिखाते हैं कि वे ली चोंग को उसके भेजे हुए सारे गिफ्ट्स वापस कर देती है, जो उसे लग रहा था कि इनडायरेक्टली लू शॉन उसे भेज रहा है, लेकिन एक्चुअली तो वो ली चोंग था। और वो टैक्सी सर्विस से रिलेटेड वो भी कंफ्यूजन हो गई थी। लू शॉन नहीं बल्कि ली चोंग ने ही सारा कुछ अरेंज किया था। वे उसे ये सब कुछ करने से रोक देती है। इसकी वजह से ली चोंग काफ़ी हर्ट होता है। इतने में ऊपर से उसके पास मिस लैन आ जाती है। उसे इस सब के बारे में पता था। वो उसे तसल्ली देती है, उसके स्टमक एक के लिए पॉरेज भी मंगवाती है और साथ ही साथ उसे कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता तुम कोशिश करो तो तुम वे को भुलाकर ओवरकम करने में कामयाब हो ही जाओगे। और इशारों इशारों में ये भी कहती है कि तुम वे की बजाय मेरी तरफ देखने की कोशिश करो। जबकि लू शॉन को दिखाते हैं कि उसका कोलीग मिस्टर टाओ उसके पास आता है। लू शॉन आज काफ़ी बेचैन था क्योंकि वे ने छुट्टी भी कर ली थी। मिस्टर टाओ आकर उसे कहता है कि मेरा ख्याल है मैं मिस्टर वो की टीम में अब वे को भेजना चाहता हूँ, क्योंकि मिस्टर वो ने मुझसे रिक्वेस्ट की है। अगर वे मान गई तो तुम्हारी टीम से निकाल कर उसकी टीम में भेज दी जाएगी। लेकिन लू शॉन वो ये होने कैसे दे सकता था। उसे तो ये सुनना भी बुरा लग रहा था कि वो किसी और की टीम में जाए। वो उसे खुद से दूर होते नहीं देख सकता था। मिस्टर टाओ से दोबारा से कहते हैं कि तुम वे को खुलकर अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं एक्सप्रेस करते। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अगले 10 साल और भी सिंगल ही रहोगे। लेकिन लू शॉन बात को ही बदल देता है। कहता है कि तुम कभी भी नहीं समझोगे, मेरे अपने रोमांटिक लव की अलग ही वैल्यूज़ हैं। मेरी लाइफ में रोमांस तभी स्टार्ट होगा मैं किसी लड़की के पीछे ना जाऊं, बल्कि कोई मेरे पीछे पीछे आए, मेरी पर्सनैलिटी को देखकर और मेरी अट्रैक्टिवनेस को देखकर। लेकिन मिस्टर टाओ कहते हैं कि अगर तुम्हारा ये फार्मूला ठीक होता तो तुम इस टाइम तक सिंगल ना होते। और फिर इसी तरह के टॉपिक पर उन दोनों की आपस में बहस हो जाती है और मिस्टर टाओ लू शॉन के ऑफिस से बाहर चला जाता है। बाहर बाकी सारे कोलीग इसी इंतज़ार में थे। उनके सारे ऑफिस में ये बात अब फैल चुकी थी कि लू शॉन और वे इनडायरेक्टली एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन कोई भी पहले एक्सप्रेस नहीं करना चाहता। और इस बात पर बहुत सारे लोगों ने आपस में बेट भी लगाई होती है और वे को प्रपोज करेगा। उसके बाद एकदम से सीन चेंज होता है। वे एक जगह पर चोरी चोरी देख रही होती है कि लू शॉन और जीशिन एक रेस्टोरेंट में इकट्ठे बैठे हैं और जीशिन लू शॉन को अपनी फीलिंग्स बताने ही वाली होती है कि एकदम ऊपर से वे आ जाती है, उसके मुंह पर हाथ रखती है, उसे रोकती है और खुद ही कह देती है, लू शॉन आई लव यू। अब मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, तुम मुझे कंसीडर करोगे। और फिर उसे पता चलता है कि ये तो सब एक ट्रैप था, इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि लू शॉन को ना कहना पड़े और वे पहले ही अपनी फीलिंग्स बता दें। लेकिन ये तो एक सपना था जो सिटी स्कैन मशीन में जाते ही उसकी रिंग ने उसे दिखाया था। वे अब समझ जाती है कि मेरे सपने तो सच होते हैं ना, तो अब मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। और लू शॉन वो उसी टाइम पर हॉस्पिटल में बाहर बैठा उसका वेट कर रहा था, लेकिन उसे बताने से भी शर्माता था कि मैं उसकी केयर करता हूँ। इतने में पीछे से अचानक वे आ जाती है तो वो झूठ बोल देता है। कहता है यहीं पे पास ही मैं अपने एक क्लाइंट से मिलने आया था, तो मैंने सोचा तुम्हें भी देखता जाऊं, बीमार एम्प्लॉय को। और साथ ही साथ ये भी कहता है कि मैं कल जीशिन के साथ हमारे ऑफिस के नीचे जो कैफेटेरिया है उसमें कुछ डिस्कशन करने जाऊंगा। वे को सारी प्लानिंग समझ आ जाती है, यही सब कुछ तो वो सपने में देख कर आई थी। और वे कहने लगती है कि जो मर्जी करो, चाहे तुम जीशिन से शादी कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो खुद वहीं पर ही उसी कैफ़े में कल डेट पे जा रही हूँ, ब्लाइंड डेट पे। और हाँ, मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि तुम्हारी टीम की बजाय अब मैं मिस्टर वू की टीम में चली जाऊँ। लू शॉन ये सुनकर एकदम परेशान हो जाता है और फिर उसको पेपर आर्ट से बना हुआ एक पेपर देता है। कहता है कि जाते हुए रास्ते में आराम से बैठकर इसे पढ़ना। वे टैक्सी में बैठकर पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि लू शॉन ने उसे एक ऑफ़र दी है, वो उसकी टीम को छोड़कर ना जाए, इसलिए हर केस में उसे 30% शेयर देने का एग्रीमेंट कर रहा था। ये देखकर वे एक दफ़ा तो खुश हो जाती है कि मैं जल्दी अमीर होने वाली हूँ, लेकिन फिर सोचती है कि ये लड़का कितना एनॉइंग है, अपना इतना पैसा खर्च रहा है लेकिन मुझे बताता नहीं कि मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता हूँ। जबकि दूसरी तरफ हमें लुइशी और चुआन को दिखाते हैं। जब वो लुइशी अपने कैफ़े पर जाती है तो वो देखती है कि उसका रेस्टोरेंट आजकल अच्छा नहीं चल रहा। कस्टमर्स को फूड क्वालिटी पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि उनका असली शेफ़ गायब हो गया था। लेकिन यहाँ पर चुआन उनकी हेल्प करता है। वो एक और तरीके से परफेक्ट रेसिपी बना कर दिखाता है जो उसके बाद लुइशी और उस कस्टमर दोनों को ही बहुत पसंद आती है। और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि लुइशी आहिस्ता आहिस्ता चुआन में काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगी है। उसे चुआन की हर अदा, हर स्टाइल काफ़ी अच्छा लग रहा था। इवन कि उस कस्टमर को भी लग रहा था कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। उसके बाद वे घर जाती है अपनी मॉम के पास और उनको कहती है कि मेरे लिए ब्लाइंड डेट्स अरेंज करें, कोई 10 से 20 डेट्स होनी चाहिए एक दिन में।
लेकिन उसकी मॉम तो साफ इनकार कर देती हैं, कहती हैं कि ये कोई बात ना हुई, तुम्हारी कोई उम्र है अभी शादी करने की। वे को ये बात तब समझ आती है कि मॉम मेरी ब्लाइंड डेट्स के क्यों खिलाफ हैं जब वो उनका मोबाइल फ़ोन देखती है। लू शॉन ने उनको भड़काया था कि आपकी बेटी को दिमाग पर कोई चोट आई है, जिसके बाद से ये ब्लाइंड डेट्स सर पे सवार किए हुए हैं। लेकिन वे गुस्से में अपनी मॉम के मोबाइल से उसे जवाब देती है कि मैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट इसी साल के एंड पे तुम्हारे मुंह पे आके मारूंगी, और फिर अपनी मॉम के नंबर से उसे ब्लैकलिस्ट कर देती है। और इन दी एंड वो अपनी मॉम को अपने लिए ब्लाइंड डेट्स अरेंज करने के लिए कामयाब हो ही जाती है। लेकिन मॉम कहती हैं कि मैं साथ साथ चुआन के लिए भी कोई लड़की तलाश करती हूँ, लेकिन चुआन साफ इनकार कर देता है और वे उसे हैरानगी से देखती है कि तुम सच सच बताओ कि इसमें इंटरेस्टेड हो। एक्चुअली वे को अंदाज़ा था कि इसका और लुइशी का एक दिन कपल बन ही जाएगा। उसके बाद अगले दिन लू शॉन ऑफिस में देखता है कि वे एक सेक्सी सा रेड ड्रेस पहनकर आ रही है और वो बहुत ही गॉर्जियस लग रही थी, इतनी गॉर्जियस कि उसे देखते ही एक और कोलीग की तो नोज ब्लीडिंग करनी शुरू हो जाती है। लू शॉन बहुत जेलस फील करता है जब बाकी कोलीग्स आंखें फाड़ फाड़ कर वे को देख रहे होते हैं। वो उसे ब्लाइंड डेट पर जाने से रोकने की बहुत कोशिश करता है, बहाने करता है कि आज ओवर वर्क करना है, मेरे साथ तुम्हें ज़रूर करना पड़ेगा। लेकिन वे है कि मानती ही नहीं, कहती है कि मैंने मिस्टर टाओ से पहले ही छुट्टी ले ली है। लेकिन लू शॉन भी उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था, वो भी उसके पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर देता है। लिफ्ट में भी उसे कन्विंस करने की कोशिश करता रह जाता है, उसे अपना कोट पहनाने की कोशिश कर रहा था कवर करने के लिए, लेकिन वो मानती ही नहीं थी। इसी टाइम पर लिफ्ट ओपन हो जाती है और सारे लोग जब उनको इस हालत में देखते हैं तो काफ़ी ऑकवर्ड फील करते हैं। और उसके बाद लू शॉन भी उसी कैफेटेरिया में वे की ब्लाइंड डेट्स पर नज़र रखने के लिए साथ ही चिपक कर बैठ जाता है। लेकिन वे की तो किस्मत ही ख़राब थी, उसने इतने सारे जो लड़के अरेंज कराए थे सारे एक से बढ़कर एक नमूना ही थे। कोई साइको रैप सिंगर निकलता था तो कोई अपनी प्रोडक्ट्स को उसके सामने प्रमोट करने की कोशिश करने लगता था। इवन एक तो बिल्कुल अंकल थे बूढ़े से, जिन्हें गेमिंग का जुनून की हद तक शौक था। लू शॉन वे की ये कमाल की डेट्स देखकर काफ़ी अम्यूज़ होता है और उसका मजाक भी उड़ाता है, लेकिन वे हार मानने वाली नहीं थी। इन दी एंड लू शॉन उससे कहता है कि ऐसे ब्लाइंड डेट से लव नहीं मिलता, अपनी ज़िंदगी में ही इधर उधर तलाश करो। पर वे ने तो सोचा हुआ था मैं पहले इजहार नहीं करूँगी, यही है जो मुझे प्रपोज़ करेगा। और अब लू शॉन जवाब में एक और चक्कर चलाता है। वे की मॉम को एक नए नंबर से कॉल करता है और अपना नाम आईडी का गोंग रखता है और उन्हें किसी तरह से कन्विंस कर लेता है, एक प्लान में शामिल कर लेता है। उन्होंने वे की ब्लाइंड डेट्स के लिए जो ग्रुप बनाया हुआ था वो उसमें गोंग को भी ऐड कर देती हैं। वे जब ये नया नाम गोंग अंदर देखती है तो उसे याद आ जाता है उसने सपनों में देखा था कि लू शॉन ने इसी नाम के अकाउंट से उसकी एक दफ़ा हेल्प भी की थी। वो फ़ौरन से लू शॉन के पास जाती है और लू शॉन वो तो उस ग्रुप में इस तरह का इंप्रेशन दे रहा था कि जैसे वे उसकी गर्लफ्रेंड है और वो दोनों बड़े लंबे अरसे से रिलेशनशिप में हैं। बहुत मीनिंगफुल सी बातें कह रहा था, लेकिन वे क्या करती है उसको वहाँ से ब्लैकलिस्ट कर देती है। लेकिन उससे पहले ही लू शॉन ने सारे लड़कों के नंबर निकाल लिए थे और वो सारों को एक एक को जाकर इन्फॉर्म करता है कि इस लड़की में इंटरेस्ट लेने की कोशिश ना करना, शी इज़ माई गर्ल। उधर लुइशी और चुआन को दिखाते हैं, वो लोग एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं। वहाँ एक लड़की किसी को प्रपोज करना चाहती थी तो वो उसकी हेल्प करने के लिए इमरजेंसी में वहाँ म्यूज़िक बजाने लगते हैं। लुइशी काफ़ी डिप्रेस हो जाती है क्योंकि उसे अच्छा म्यूज़िक नहीं आता था, लेकिन यहाँ पर चुआन उसकी हेल्प करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सपनों में हो रहा था, सब कुछ वैसा ही होता है। और वहाँ पर लुइशी इन दी एंड काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजा ही लेती है और वो प्रपोजल भी सक्सेसफुल जाता है। इसकी वजह से उन दोनों का मूड काफ़ी अच्छा होता है। जब लुइशी इस सब के बाद अपने घर वापस जा रही होती है तो एकदम से चुआन आता है, रास्ते में उसे रोकता है और कहता है कि मुझे पता है तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हो और मैं भी तुमसे सीधी ही बात करूंगा, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। और यहीं पर ही ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।